आदाब नाजरीन, आलमी मंजर स्पेशल के इस एपिसोड में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आदिल खान। नाजरीन, आज मुद्दा और मसला वही है, उस ज़मीन का मसला लेकर हम बैठे हैं जो सबसे ज़्यादा खून के धब्बों से नहाई हुई है, जहां सबसे ज़्यादा इस वक्त तबाही मची हुई। बात शाम की हो रही, सीरिया की हो रही है, क्योंकि हर मुल्क लगता है जैसे कि वहाँ अपनी ताकत आजमा लेना चाहता है। वहाँ लाशों के ढेर लग चुके हैं, 2.5 से 3 लाख लोगों की मौत हो चुकी है। इसके बावजूद समझ में नहीं आता कि कौन इस जंग को फंड कर रहा है, कौन वहाँ पर ताकत पाना चाहता है, कौन वहाँ पर किसको ताकत से हटाना चाहता है। क्योंकि कभी लगता है कि कोई बशर के ख़िलाफ़ लड़ रहा है, कभी लगता है कोई दाइश के ख़िलाफ़ लड़ रहा है, कभी लगता है कि कोई बागियों के ख़िलाफ़ लड़ रहा है। आखिर कौन किसके ख़िलाफ़ लड़ रहा है, यहाँ आकर पूरी दुनिया उलझ जाती है। और इस उलझन का नाम है शाम, इसको हम कहते हैं सीरिया। और यहाँ पर अब जो हालात हैं उस पर आज हम सवाल जवाब अपने मेहमानों से करेंगे। और इसी को लेकर एक पैनल हमारे साथ मौजूद है। तारुफ करवा दें, डॉक्टर रईस सिंह हैं, एक्सटर्नल अफेयर्स के एक्सपर्ट हैं। साथ ही डॉक्टर उमैर अनस साहब हैं हमारे साथ, जो रिसर्च फेलो हैं इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स के। इनके साथ ही वाइल अब्बास साहब हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, 30 साल से भारत में जो है वो सहाफ़त कर रहे हैं। लेकिन सबसे ख़ास बात इस शो में इन्हें बुलाने की ये है कि बेसिकली सीरिया से ताल्लुक़ रखते हैं, वहाँ की नब्ज़ को पहचानते हैं, वहाँ के ज़ख्म को समझते हैं और जानते हैं कि आखिरकार वहाँ जो कुछ हो रहा है वो क्यों हुआ, कैसे हुआ और उस सब के पीछे लोगों के मफाद क्या छुपे थे, किसके छुपे थे। सबसे पहला सवाल वाइल अब्बास साहब आपसे ही है। जो आज शाम की हम सूरत देख रहे हैं उसके दरअसल ज़िम्मेदार कौन हैं, और वो कौन लोग हैं जो वहाँ पर अपने ज़ाती मफाद के लिए लड़ रहे हैं, कौन वो लोग हैं जो इंसानियत के लिए लड़ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आप तारीफ़ किया था। आप शुरू से ये हमको मुल्क की शाम से आया, जैसे आप लोग हिंदुस्तान में कह रहे संस्कृत में सूर्या है, हमारे देश में सूर्या है। तो जब तक सूर्या वहाँ से शुरू करे तो सीरिया में रहेगा, तो ये हमारा मोटो है। और हमारे मुल्क में जब तक उनकी वहाँ पर रिजीम चेंज पॉलिसी यूएस में शुरू किया 1990 है, तो 1990 उन्होंने ये रिजीम चेंज में बाई फोर्स तो उन्होंने अप्लाई किया था। उन्होंने 2003 इराक़ की गवर्नमेंट में सरकारी वो भी हटार दिया था, फिर उन्होंने लीबिया भी हटार दिया था, फिर वो सारे लोग में वहाँ पर उनकी जो पॉलिसी क्लीन एंड ब्रेक पॉलिसी भी है, तो उन्होंने 2003 भी शुरू किया था। जनरल वेंसली भी ख़ुद बताया था दैट अमेरिका विल ऑक्यूपाई 7 नेशन में, 7 नेशन में जो अभी झगड़ा हो रहा है, जो युद्ध चल रहा है, वही नेशन में पूरा ख़राब कर दिया था। और पूरा के मतलब ये 7 साल के ऊपर है। अभी तक 7 साल शुरू हो रहा, हमारे देश में कम से कम 5 लाख आदमी मर गया था और 5.5 मिलियन में आदमी बाहर निकल गया था और 6.5 मिलियन के इंटरनली डिस्प्लेस थे। आप समझ लो हाफ ऑफ द पॉपुलेशन सीरिया में काफ़ी सफ़र है। मैं भी हो सफ़र हो गया, मेरा घर के तोड़ दिया था, मेरा भाई मर गया था, मेरा कज़न भी इस्तिज़ार भी 2-3 इंतकाल हो गया था। ये सारे किस चीज़ के लिए? जब तक अरब स्प्रिंग शुरू हो गया था 2011 में, तो वहाँ पर अरब स्प्रिंग में तुनीशिया में, इजिप्ट में जो सबको लोग वो देखते, ये अरब एस्पिरेशन हो गया था, न्यूली फॉर फ्रीडम फॉर डेमोक्रेसी, ये शुरू हो गया था। और बाकी काफ़ी लोग वहाँ पर देखते, ये तो हो गया। जब तक बिन अली भाग गया था और मुबारक में हटार दिया था, ये तो सीरियन प्रेसिडेंट भी निकाल सकती है, तो उन्होंने शुरू किया था। लेकिन जब तो उनकी जो इंस्पिरेशन ऑफ द सीरियन पीपल वहाँ पर शुरू किया था, बिल्कुल ये मुस्लिम ब्रदरहुड में जो इस्लामिस्ट फोर्सेस में उन्होंने हाईजैक कर दिया था, वो पूरा पिक्चर में बदल किया। आप देख लो क्या हालत बना रखा है, लीबिया के ऊपर है, किसी को मालूम भी नहीं। अगर हम ये पूछें कि इस पूरी हालत के लिए बशर अल असद कितने जिम्मेदार हैं सीरिया? भाई देख, मेरी बात तो सुनो। आप 2011 से बात करना चाहते हो, अब मैं आपके लिए बता देंगे। हमारे देश में अगर मैं तो सीरियन हूँ, मैं तो 20 साल की उम्र है जब तक मेरा देश में निकल गया था। मैं तो यहाँ पर के कंपलसरी और फ्री एजुकेशन, अगर आपके पास बच्चों है 6 साल के 11 साल के इन बिटवीन, अगर आप स्कूल में नहीं भेजा था मदरसा में, तो आपके लिए दोनों पेरेंट में जेल में जाना पड़ेगा। ये तो हमारा सरकार अभी तक। दूसरी बात में फ्री मेडिकेशन भी है और हमारी सब्सिडाइज फूड भी है। हमको ये कहना चाहते हैं हमारे देश में इतना लॉयल्टी भी करना चाहिए। दूसरी बात, इतना फ्रीडम नहीं है, ठीक है, मैं आपके समझदार हूँ, आई विल अंडरस्टैंड योर पॉइंट ऑफ व्यू। डेमोक्रेसी इतना नहीं है जैसे इंडिया में, तो मैं आपके भी मेडिकेशन, एजुकेशन सब फ्री था, उसके बावजूद क्या नजर आया लोगों को? जो अगर डेमोक्रेसी के लिए आप बदल करना चाहे तो सरकारी है, तो मैं आपके हाथ में जाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप पूरा देश में तोड़ने के लिए, दैट इज नॉट अ डेमोक्रेसी, दिस इज इडियोक्रेसी।
दिस इज समथिंग सिनिस्टर प्लान, पूरा देश में तोड़ने के लिए ये लोग आ गया था। जब तक हमारे मुल्क में 2 लाख मर्सेनरी से आया था, 100 देश में आया था सीरिया के ऊपर, किस चीज़ के लिए? बशार अल-असद गलती है, बशार अल-असद गलती है, ये चीज़ गलती है। तीन चीज़ें। जब तक अमेरिकन में खुद कोलिन पावल 2003 जब तक इराक इन्वेजन हो गया था, वहाँ पर सीरिया से आ गया था, उन्होंने डिक्टेट किया था सीरियन सरकारी क्या मांग रहे, स्टॉप द रिलेशन विद ईरान, स्टॉप सपोर्टिंग पैलेस्टीनियन कोज और स्टॉप सपोर्टिंग हिजबुल्लाह, और उसके बाद ये ओपन योर इकोनॉमी, ये सारे वो उनकी दे दिया था, डिक्टेशन दे दिया था और चला गया था। सीरियन प्रेसिडेंट कह रहे हमको नहीं करना। और जब तक कतर में आ गया था, जो कतर सीरियन का राष्ट्रपति बहुत उनकी स्ट्रॉन्ग रिलेशन है तुर्की के साथ में, वो तो कतर खुद कह रहे पाइपलाइन मांग रहे क्योंकि दे वांट टू पुट प्रेशर कतर और सऊदी की पाइपलाइन, और इसके लिए रिजीम चेंज चाहिए। वो रिजीम चेंज, ये तो पॉलिसी है, दीज आर द रिजीम वांटेड टू। दिस इज अ बेसिकली अ पावर गेम, ये एक पावर गेम है। इट इज अ प्रॉक्सी वॉर, वी आर पेइंग द प्राइस विद द सीरियन ब्लड। हमारा रोज का खून का जा रहे सीरियन वाले लोग के, किसी के भी, अमेरिकन भी है, हर आदमी का हमारे बम मारना शुरू कर रहा है, हर दुनिया में आ रहे हो हमारे देश के। डॉक्टर उमर, आप सीरिया की इस हालत को किस नज़रिए से देखते हैं, किसे जिम्मेदार मानते हैं? बशर अल-असद पर भी लगातार इल्ज़ामात लगते रहे कत्लेआम के या फिर केमिकल वेपन यूज़ करने के, आप क्या मानते हैं, क्या उन्होंने केमिकल वेपन यूज़ किए? उन्होंने नहीं किए तो किसने किए और क्यों किए? देखिए, सबसे पहली बात तो इस बात का हमें ख्याल रखना होगा कि बशर अल-असद जिस तरह से हुकूमत में आए, वो अपने वालिद हाफिज़ असद की वरासत उन्होंने हासिल की, और हाफिज़ असद खुद एक मिलिट्री कू के ज़रिए और एक अनडेमोक्रेटिक तरीके से गवर्नमेंट में आए थे। और ये पूरी असद रिजीम जो है, ये अपने लोकल पॉपुलेशन को दबा करके और उनको कुचल करके ही सत्ता में बनी रही। उनकी जेलें आम सियासी कैदियों से भरी रहीं। इस हालत से अगर कोई भी रिजीम बहुत दिनों तक रखता है तो उसे कुछ ओपनिंग करनी पड़ती है, कुछ खोलना पड़ता है। जब अरब स्प्रिंग शुरू हुआ तो बशर अल-असद को चाहिए था कि वो एक रिफॉर्म का अप्रोच लेते, लेकिन रिफॉर्म की बजाय उन्होंने सीधे जितने भी सुन्नी इलाके थे वहाँ पर उन्होंने अपने टैंक्स भेज दिए और कुचलना शुरू कर दिया, बहुत बड़े पैमाने पर किलिंग शुरू कर दी, जिसके नतीजे में एक आर्म जिसको कहते हैं स्ट्रगल, वो शुरू हो गया, जो गलत था, बगावत, हथियार। और ख़ास तौर से मैं आपको तवज्जो इस बात पर दिलाना चाहूँगा, जिस बात को हम ये कहते हैं कि पहले बाहर से हथियार आए, उससे पहले सीरियन जो आर्मी है उसमें बहुत बड़ी तादाद में सुन्नी अफसर थे। उन सुन्नी अफसरों ने असद के खिलाफ बगावत कर दी, जिसको हम फ्री सीरियन आर्मी कहते हैं, और बहुत बड़ी तादाद में। उसके लिए मैं समझता हूँ कि आज भी बशर अल-असद, बहुत सारी इंटरनेशनल रिपोर्ट मौजूद हैं कि 80% जो सिविलियंस की किलिंग हुई है उसके लिए बशर अल-असद, हिजबुल्लाह और ईरान की क़ुव्वतें जिम्मेदार हैं। 20% में IS और फ्री सीरियन आर्मी और दूसरी ताकतें जिम्मेदार हैं। अभी भी मास किलिंग के लिए इंटरनेशनल रिपोर्ट्स में, अभी देख लो, ये मेरा विद रिस्पेक्ट टू उमर भाई है, मेरे को काफ़ी साल जानते हो, लेकिन इस्लामिक सिंपैथाइजर के जो उसकी ऊपर बात करना चाहती है। अगर ये फ्री सीरियन आर्मी खुद अमेरिकन वो तो इस्टेब्लिश कर दिया था, और अमेरिकन एम्बेसडर जो रॉबर्ट फोर्ड में खुद उनके साथ में ज्वाइन किया। ये लोग में लॉयल्टी टू द अल-नुसरा विच इज़ अल-कायदा फ्रंट, अल-नुसरा वाले की खुद लॉयल्टी IS को दाश कर रहे जाते, तो दे आर फॉर रिजीम चेंज। हमको नहीं कहना चाहते, जो अमेरिकन वाले के, जो बाइडन खुद वाइस प्रेसिडेंट खुद कह रहे वी वांट टू चेंज रिजीम, दिस रिजीम। जॉन केरी में खुद कह रहे हमको भी इंक्रीज द IS। तो सरकारी में क्या करना चाहते? सरकारी वाई दे आर नॉट किलिंग द पीपल बिफोर। हम लोग में तो हमा है, आई एम फ्रॉम हमा, जो हमारे मुल्क में काफ़ी डिस्ट्रॉय किया था मुस्लिम ब्रदरहुड का करप्शन तो 1982 1980 है, मैं तो है। तो अगर वहां पर ये मुस्लिम ब्रदरहुड पार्टी बैन हो गया था, तो अर्दोगान में क्यों हमारे देश में जा रहे कह रहे गिव 1/3 ऑफ द कैबिनेट टू द मुस्लिम ब्रदरहुड? हमको मुस्लिम सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशन है हमारे पास में। आप ये कहना चाह रहे हैं कि अंदर की आग कम थी, बाहर के दखल ज्यादा थे, जो सीरिया की हमें शक्ल दिख रही है। रईस सिंह साहब, आपने 2 व्यू सुने, आपका क्या व्यू है? सीरिया क्यों इतना तड़प रहा है, सीरिया क्यों इतना लहूलुहान है? देखिए, जो दोनों व्यूज आए, अगर आप उन्हें मिला दें, पहली बात तो ये कि जो प्रॉब्लम जनरेट हुई सीरिया में वो क्यों हुई? एक्सटर्नल इंटरफेयर के कारण हुई, ये सीरिया की अपनी कोई प्रॉब्लम थी? अगर अपनी प्रॉब्लम थी तो बिफोर 2001 या 1990 से पहले ऐसी प्रॉब्लम्स क्यों नहीं क्रिएट हुई? एक बात। दूसरी चीज आप देखिए, आईसिस जो है या जितने भी सुन्नी फ्रंट हैं वहां पर, उनको सपोर्ट कौन कर रहा है? अमेरिका आईसिस को तब तक सपोर्ट करता रहा इराक में भी, जब तक उसके अपने क्षेत्रों में उसने जो है हमले करने नहीं शुरू कर दिए, और वो ये रास्ता देखता रहा कि ईरान और इराक के बीच जब तक एकता बनी रहेगी हमारा मकसद नहीं पूरा होगा। नंबर 2, आप देखिए, जो पुतिन है, पुतिन के विषय में अगर कहें तो ये रशिया का अंतिम कैप्टन है सीरिया, जो वर्तमान में असद साहब हैं।
तो पुतिन इनके जरिए, असद के जरिए अपनी जो वहां पर एसेंडेंसी है, अपनी प्राग्मेटिज्म को शो करना चाहता है। अमेरिका क्या करना चाहता है? फ्री सीरियन आर्मी और आईसिस के माध्यम से अपना इंटरफेयर बढ़ाना चाहता है। तो बोथ द एक्सटर्नल पावर्स जो हैं वो एक वहां पर ऐसा गेम खेल रही हैं कि कोई भी हारे, जीतेगा कौन? या तो रशिया जीतेगा या अमेरिका जीतेगा। असद हार जाता है तो भी पता लगा अमेरिका जीत जाएगा, और अगर फ्री सीरियन आर्मी और ये मारे जाते हैं तो वो रशिया जीत जाएगा। तो एक्चुअल में सीरिया में पीस रेस्टोर के लिए कौन काम कर रहा है? ना रशिया कर रहा है, ना ही अमेरिका कर रहा है। दोनों ने एक फ्रंट के तौर पर उसको यूज करना शुरू किया, और मुझे लगता है कि ये गेम जो है इस वजह से सीरियंस मारे जा रहे हैं। कोई वहां पर सोशियो इकोनॉमिक डायनामिक्स चेंज नहीं तीसरा करना फ्रंट चाहता कौन सा होगा? अगर ये दो फ्रंट नहीं है तो क्या एर्दोगान होंगे, ताकतवर हुए? ये इस पर सवाल करेंगे। इस छोटे से वक्फे के बाद मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। नाज़रीन, वक्फे के बाद आपका खैर मकदम है और सवाल फिर से शुरू करते हैं। वाइल अब्बास साहब के पास जाते हैं। वाइल अब्बास साहब, अभी तक हमने बात की, हम थोड़ा सा जज्बाती बात उसमें भी आई, आपने शुरुआत से बात बताई, लेकिन अगर हम इकनॉमी की नज़र से देखें तो किसके मुफाद ज़्यादा इसमें छुपे हैं, और सीरिया की जो हालत है उसमें अपनी इकनॉमी की मजबूती को तलाशते हुए किसने इस हद तक सीरिया को पहुँचा दिया है? सबसे पहले हमारे देश में क्योंकि ये सफ़र हो रहा है बिकॉज ऑफ इट्स इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस। हमारी बिल्कुल कोई IMF, कोई वर्ल्ड बैंक में कोई इसके डेप्थ हमारी भी नहीं है सीरिया के ऊपर। हर मतलब कितना साल हो गया था, कोई डेप्थ भी नहीं है उसके साथ ही ऊपर। और दूसरी बात, हमको एग्रीकल्चरल इकोनॉमी है, वो काफ़ी प्रोड्यूस कर रहा है, और सबको दुनिया मालूम है। हमारा बकलावा, फलाफल, हमस, मुतब्बल ये कहाँ से आ रही है? सीरिया के मुल्क में आ रहे, सबको मालूम हो गया हमारे मुल्क में। अभी तक ये शुरू हो गया था, उन्होंने पॉलिटिकल इकोनॉमिक सैंक्शन शुरू हो गया ऊपर, और काफ़ी लोग सफ़र हो गया। सरकारी सफ़र नहीं हो रहा है, सरकारें आते जाते, लेकिन वहाँ पर लोग में यहाँ पर काफ़ी सफ़र हो गया। उनके कोई खाना, कोई चीज़ नहीं मिलता। जब अगर वो किसी को देखना पड़ेगा हमारे मुल्क में, लोग में उनके पास कुछ नहीं खाते के लिए, नो पावर, नो इलेक्ट्रिसिटी, नो पानी है, और सारे लोग दुनिया में रहते के लिए, दैट मीन्स सीरिया कैन सर्वाइव इवन एट द हार्श सिचुएशन। ये बात होता है। अगर उन्होंने कोई सीरिया के लिए प्रमोशन करना चाहिए डेमोक्रेसी में, जो कह रहे हैं डेमोक्रेसी किसके लिए? जब तक तेल वहाँ पर फाइन मिला है और गैस मिला है, और इजराइल की सेंट्रिक पॉलिसी, अमेरिकन पॉलिसी भी है, जब तक इजराइली हिजोमनी मांग रहे वहाँ पर मिडिल ईस्ट के ऊपर, वेस्ट एशिया के ऊपर है, तो सबसे पहले उन्होंने बिन गोरियन खुद बताया था ये 3 आर्मी हमको तोड़ने के लिए जब तक इजराइल एग्जिस्टेंस करना चाहिए। इराक, सीरिया और इजिप्ट। इराक तो अमेरिकन हथियार दिया था, उसका आर्मी है। सीरियन आर्मी तो काफ़ी सफ़र हो गया था, उसकी अभी तक वो चल रहा है। तीसरी वाली वो शुरू हो रहा है इजिप्ट में के ऊपर। दैट मीन देयर इज अ सिनिस्टर प्लान। अगर हमको इतना पढ़ने नहीं करना चाहते, आप कह रहे हैं कि इजिप्ट में शुरू हो रहा है ऐसे ही माहौल? इजिप्ट में शुरू हो, देख लो अभी तक फाइटिंग में इन द रीजन इज ओनली अगेंस्ट टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, IS, दाइश और अल कायदा। डॉक्टर रईस सिंह साहब, आपने खुद कहा अभी जब आपके पिछला जवाब में ले रहा था कि एक वक्त तक ISIS को फंड करते रहे, ISIS को सिखाते रहे, ट्रेन करते रहे, हथियार देते रहे अमेरिका, जब तक खुद उन पर हमला नहीं किया। हम देखें, अगर अमेरिका का इतिहास उठाकर देखें, उनकी जो तारीख़ है, तो तालिबान, ISIS, अलकायदा के साथ भी उनके नाम जुड़े, फिर भी उन्हें इंसानियत का मसीहा कहा जाता है, और वो इंसानियत का मसीहा जो पनाह गुज़ीन है सीरिया के, जो माइग्रेंट्स हैं, उनके लिए कुछ नहीं करता है। हम मीडिया के फ्रंट पर आकर के बात कर रहे हैं। आप देखिए कि वहाँ सारी चीज़ें मैनिपुलेट होती हैं, और जो अमेरिकन मीडिया सेंटर है, आप हमारे यहाँ देखें, नहीं, आप हमारे यहाँ देखें कि अब पाकिस्तान को के छक्के छुड़ाएगा अमेरिका, अब ये तो है। अब इजिप्ट को मैं वही कह रहा हूं, मैं वही कह रहा हूं। मैं तो एक क्वेश्चन करता हूं कि हमारी मीडिया ने, वर्ल्ड मीडिया ने, जब अमेरिका ने इराक पर 2003 में हमला किया, क्यों कहा गया इराकी वार? हमने अमेरिकन वार क्यों नहीं किया? तो ये अमेरिकन मीडिया तय करता है, और उसको पूरी दुनिया गाती है। और वो वॉर जिसके लिए जॉर्ज बुश ने बाद में माफी मांगी, टोनी ब्लेयर ने भी माफी मांगी, बिल्कुल सबने माफी मांगी, और वो माफी नहीं दिखाई गई। नहीं, वो नहीं दिखाएंगे, क्योंकि उसमें तो फिर वही कटघरे में खड़े हो जाते। तो अगर आप देखिए, अमेरिका सहित जो भी कॉलोनियल पावर्स या इंपीरियलिस्टिक पावर्स रहीं, इनका एम क्या रहा? एशिया को इन्होंने एक की पॉइंट समझा, ये नंबर 1 का था। सेकंड नंबर पर अफ्रीकन कंट्रीज में चले जाओ, तो हमारे जितने नेचुरल रिसोर्सेज थे, उन नेचुरल रिसोर्सेज पे कभी ये डेमोक्रेसी के जरिए, कभी ये तानाशाहों के जरिए,
वहां पर अपनी गवर्नमेंट्स को, अपनी रिजीम्स को स्टैब्लिश करते मजबूत हैं करने और के उसको कभी ये दिखाते हैं कि साहब हम ये डेमोक्रेसी रेस्टोर करने के लिए, कभी पीस रेस्टोर करने के लिए, कभी हम आतंकवाद को खात्मे के लिए। लेकिन इन सबको पैदा कौन कर रहा है? स्वयं ये पैदा करते हैं, फिर ये इंटरप्रेट करते हैं और फिर इसका दुनिया भर में एक प्रचार जमाने करते हैं। में उमर साहब जो इंग्लिस्तान ब्रिटेन करता था, ईस्ट इंडिया कंपनी जैसी कई कंपनी कई ममालिक में पहुंचाकर अपना बिजनेस को और अपनी इकनॉमी को मजबूत करने के लिए उन मुल्क पर जुल्म करता रहता था, उनके बाशिंदों पर। वही अब अमेरिका कर रहा है, अलग नाम से, अलग, क्योंकि ज़माना बदल चुका है। अब टेररिज्म का नाम आप ले लीजिए, सबसे आसान है। आपको यही लगता है कि अमेरिका की मुदाखलत हर जगह सिर्फ और सिर्फ ज़ाती मुफाद के लिए? देखिए, बहुत दिनों से बात कही जा रही है कि बशार अल-असद जो है वो बहुत एक अच्छी इकनॉमी को चला रहे थे जो डिपेंडेंट नहीं थी। मैं ये कहना चाहूँगा, एक थिंकर हैं, सीरियन थिंकर सादिक जलाल अल अज़म, उनसे पूछा गया कि किस तरह की इकनॉमी है, तो उन्होंने कहा कि ये कम्प्लीटली अमेरिकन मॉडल की न्यू लिबरल इकनॉमी है जो बशार अल-असद चला रहे हैं। वो अपने ही कबीले के लोगों को बहुत सारी ज़मीनें बांट दी है, सारे कॉन्ट्रैक्ट्स उनको दे दिए हैं और एक इकनॉमिक एक्सक्लूजन की पॉलिसी उन्होंने इख्तियार की, जिसका नतीजा और अरब अपराइजिंग की शक्ल में निकला। मैं ये कहना चाहूँगा कि इकोनॉमिक फ्रंट पर बशार अल-असद की कामयाबी नहीं है। दरअसल वो एक न्यू लिबरल इकनॉमी का एक दूसरा फेज था जो उन्होंने तजुर्बा किया, लेकिन वो नाकाम हो गया। मैं समझता हूँ कि अमेरिका को इसमें इंटरेस्ट है कि वो वहाँ पर अपना फ़ायदा ले, और टर्की को भी अपना फ़ायदा नज़र आया और कतर और दूसरे अरब ममालिक को फ़ायदा नज़र आता है। लेकिन ये जिम्मेदारी थी बशार अल-असद की कि वो उसी मुल्क के सभी शहरियों के साथ इंसाफ करते। उनके पास प्रपोजल था, उनके पास अपॉर्चुनिटी थी कि वो एक अच्छा दस्तूरी रिफॉर्म लाते, लेकिन उन्होंने रिफॉर्म लाने के बजाय ये बहुत एक्सट्रीम स्टेप पर चले जाकर मिसाल के तौर पर उन्होंने हिजबुल्लाह से कहा कि तुम अपने फाइटर भेज दो, ईरान से कहा कि अपने फाइटर भेज दो। आज की डेट में ईरान और हिजबुल्लाह के मिलाकर 60,000 फाइटर वहाँ पर लड़ रहे हैं, जिसके बारे में हम ज़्यादातर बात नहीं करते। हम दूसरे ममालिक के जो सुन्नी फाइटर्स हैं उनके बारे में बात करते हैं, लेकिन जो हिजबुल्लाह के और ईरान के फाइटर्स लड़ रहे हैं उसके बारे में बात नहीं करते। तो एक वॉर जो है ना बड़ी ख़राब हो गई। मैं आपकी तवज्जो एक और इस पर दिलाना चाहूँगा, बस एक सेकेंड में, कि 4 फ्रंट है जिस पर लड़ाई हो रही है। एक अलकायदा ISIS का एक फ्रंट है जो एक अलग तरह की अपनी सो कॉल्ड इस्लामी खिलाफत बनाना चाहता है। दूसरा कर्ड्स का है, कर्दिश लोगों का, जिसको अमेरिका और मॉस्को, रशिया दोनों सपोर्ट कर रहे हैं। ये बहुत ही खतरनाक है खुद बशार अल-असद के लिए और टर्की के लिए। और इसी पॉइंट पर बशार अल-असद और एर्दोगान दोनों इत्तफाक करते हैं कि एक नया स्टेट जो सीरिया के नॉर्थ में नहीं बनना चाहिए। और उसके बाद तीसरी ताकत है जो फ्री सीरियन आर्मी जिसको हम कहते हैं, और चौथी ताकत है असद की। आज इस वक्त ऐसा मौका आ गया जिसमें असद और एर्दोगान और फ्री सीरियन आर्मी ये तीनों इत्तफाक कर सकते हैं इस बात पर कि नया स्टेट नहीं बनने देंगे, चाहे वो कुर्दिश स्टेट हो या इस्लामिक स्टेट हो। और ये तीनों ताकतें मिलकर बैठ सकती हैं। असद के मुखालिफ अगर साथ आ जाएं और सारे चीजें पीछे की भूल के ये कहें कि नहीं हम अपने मुल्क के टुकड़े नहीं होने देंगे, तो आगे राह पर इस पर बढ़ा जा सकता है। उसमें एर्दोगान एक अच्छा रोल निभा सकते हैं। जी बिल्कुल बढ़ सकता है। ठीक है, वक्फे का एक और वक्त हो चला है, उसके बाद भी सवाल जवाब अपने मेहमानों से जारी रखेंगे। फौरन हाजिर होते हैं। नाज़रीन, एक बार फिर से खैर मकदम है आपका वक्फे के बाद। तो सवाल जवाब के आखिरी दौर में हम आ चुके हैं और डॉक्टर रईस सिंह साहब, अगर हम बात करें इकनॉमी की, जिसको हमने बीच में लाया भी था अपने सवाल में, वो कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबल है इस बात के लिए जो आज सीरिया की हालत है, क्योंकि एक गैस पाइपलाइन है जो कतर और सऊदी अरब तुर्की और सीरिया के रास्ते ले जाना चाहते हैं यूरोप तक, और इससे रूस को नुकसान पहुँचेगा। तो रूस कभी नहीं चाहेगा कि वो गैस पाइपलाइन जाए, और बशर अल-असद के रहते हुए ऐसा हो नहीं सकता कि रूस के लिए कोई दरवाज़ा बंद हो जाए। इसीलिए सऊदी अरब चाहता है कि बशर अल-असद हट जाए। अब बहुत से लोगों के बड़े मफाद छुपे हुए हैं और उसी की अगर हम बदनुमा तस्वीर देखें तो उसको कहा जाता है सीरिया। जी मैं एक पॉइंट से शुरू करना चाहूँगा। अभी अनस साहब ने जैसे कहा था कि जो असद साहब के समय में अरब अपराइजिंग शुरू हुई, सवाल ये अरब अपराइजिंग शुरू कहाँ से हुई थी? तो ट्यूनीशिया से शुरू हुई। ट्यूनीशिया से और फिर इजिप्ट और जॉर्डन और सीरिया में वो बाद में पहुंची। नंबर 1। नंबर 2, जो ये लिबरल इकोनॉमी की हम लोग बार बार बात करते हैं, ये दरअसल कहीं से लिबरल है ही नहीं। ये हम ऐसे फेज में पहुंच चुके हैं जिसको लिबरल इकोनॉमिस्ट कहते होंगे कि ये गोल्डन इरा है और ये डायमंड इरा में पहुंच गए। लेकिन अगर आप लंबे समय से देखें कि इस इकोनॉमी के केंद्र में रहा कौन, अगर हम इंटरनेशनल में देखेंगे तो बिग पावर्स रही, वो चाहे अमेरिका हो, चाहे EU हो, चाहे वो चाइना हो या
अगर निचले उसके स्तर पे जाएंगे तो बिलियनर्स रहे, उसके नीचे जाएंगे ये मिडिल मैन तक जाके खत्म हो जाती है। तो आप ग्राउंड रियलिटीज को अगर आप इसकी चेक करेंगे तो उनके लिए क्या किया है। अशद अगर एक आज किसी को मार रहे हैं या बम फेंक रहे हैं या फ्री सीरियन आर्मी मार रही है, किसे मार रही है? वो जो बेरोजगार है, वो जो पुअर है, जिसके पास हाउसेस नहीं है, जो रिफ्यूजी बनने के लिए मतलब किस समय भागे। अमेरिका क्या कर रहा, रूस क्या कर रहा, पाइपलाइन, नेचुरल ऑयल, गैस, वो इनके उस पर कंसंट्रेट कर रहा है। तो ये एक प्रकार के ऐसे बिजनेसमैन हैं जो ह्यूमन वैल्यूज के ऊपर बिजनेस करना चाहते हैं। उनका मतलब ताल्लुक किसी भी प्रकार का तेल और गैस के लिए खून बहाया जा रहा है। बिल्कुल है, बहाया बिल्कुल। जाता यही दो मेन इश्यूज हैं जिनके लिए खून बहाया जा रहा है। डॉक्टर उमैर अनस साहब, हम क्या सूरत देखेंगे, क्योंकि ट्रंप अगर एक बिजनेसमैन है और एक बिजनेसमैन अगर सदर बन जाता है तो फिर वो अपना मफाद भी देखेगा, मुल्क का मफाद भी देखेगा, और उस मफाद में कौन कौन और पिस सकता है और सीरिया की और क्या तस्वीर आ सकती है। मुझे नहीं लगता कि, मेरा पर्सनली मानना है कि अभी सीरिया के हालात बहुत 2-3 साल में कुछ सही हो पाएंगे। देखिए, एक सीरियन क्राइसिस अब एक ऐसे स्टेज में पहुंच चुका है और ख़ासतौर से अमेरिका में जो चेंज आया है उसकी वजह से जी सारे अरब ममालिक कोई भी ट्रंप पर भरोसा करने को तैयार नहीं है। ट्रंप क्या कदम उठाएंगे, कब कैसा कदम उठाएंगे, वो बड़ा अनएक्सपेक्टेड और अनप्रेडिक्टेबल जैसे हो गए कि कुछ भी कभी भी कर सकते हैं। ऐसे में दूसरा जो पावरफुल कंट्री है वो रशिया के अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हैं, वो चाहता है कि अपने मिलिट्री स्ट्रेंथ को मजबूत करे। रशिया की मजबूरी ये है कि वो अपनी मिलिट्री स्ट्रेंथ को मजबूत करने के लिए वो पूरी तरह से सिर्फ ईरान पर और बशार असद पर भरोसा नहीं कर सकता, क्योंकि अगर वो सिर्फ इन दोनों के भरोसे अपने आप को रखेगा तो फिर बाकी सुन्नी ममालिक से वो दूर हो जाएगा। ऐसे में रशिया की भी जरूरत है कि रशिया और अमेरिका दोनों की टेस्टिंग फील्ड भी है सीरिया इस वक्त। जी बिल्कुल, वही मैं बात कर रहा हूँ जी कि ये दोनों तो की क्या उलझते हुए ये दोनों भी दिखेंगे। हाँ, ये दोनों उलझेंगे। ऐसे में जो अरब ममालिक हैं वो ये चाहते हैं कि रशिया एक ज्यादा कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले करे और वो चाहते हैं कि ट्रंप को मौका घुसने का मौका ना मिले। फिर से इस सूरत में ये डिपेंड करता है कि रीजनल पावर्स कितना रशिया पर भरोसा करते हैं और रशिया कितना ऑफर करता है। अगर रशिया सचमुच में असद को जैसे मिसाल के तौर पर मैं आपको बता रहा हूं कि जब आस्ताना प्रोसेस हुआ तो ये हुआ कि अब कोई हमला नहीं किया जाएगा सिविलियंस पर, लेकिन इसके बावजूद भी जब रशिया ने गारंटी ले ली, ईरान ने गारंटी ले ली, लेकिन इसके बावजूद भी इतना बड़ा केमिकल अटैक हो गया। किसने क्या अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स नहीं करते, लेकिन असद फोर्सेज को उससे खारिज नहीं किया जा सकता उस पॉसिबिलिटी से। कोई भी गारंटी, 3 लोग गारंटी नहीं ले सकते कि अटैक नहीं हो रहा, अटैक मुसलसल हो रहे हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि रशिया और ईरान और टर्की मिल करके अगर ये गारंटी ले लें तो ट्रंप को बहुत ज़्यादा वहां पर खेल खेलने का मौका नहीं मिलेगा और इसको रोका जा सकता है। वाइल अवाज साहब, आपसे सभी कुछ मैं चाहता हूं कि आप अपनी बात पूरे तरीके से, पुख्ता तरीके से रखें, लेकिन मैं इतना भी समझना चाहूँगा, क्या सीरिया ही वो ज़मीन है जो तीसरी जंग अजीम को पैदा करेगी? देख, हमारे देश में बहुत छोटा देश है, लेकिन बहुत बड़ा छोटा देश है। ये मतलब जियो पॉलिटिक्स इम्पोर्टेंट भी है, सिल्क रूट भी है, बहुत बड़ा छोटा देश, बहुत बड़ा छोटा देश में, याद रखना, क्योंकि यहाँ पर हमारे देश में वो तो रिड्रॉइंग ऑफ द इंटरनेशनल न्यू वर्ल्ड ऑर्डर शुरू हो रहा है। जो जीत हो रहा है उसी के हिसाब से अलायंस शुरू करना चाहते, ना रशिया के या सीरिया में या कोई सुन्नी शिया की बात करके आया। मैं पॉलिटिकल एनालिस्ट, ना मेरे को सुन्नी का पसंद हो गया ना शिया के पसंद हो गया। हम इंसान हैं, इंसानियत की बात करना चाहते हैं। हमारे देश में यहाँ पर लोग सेक्युलर है और हम भी मालूम भी नहीं हमारे इंतज़ार में कौन है, हमारे कभी यहूदी है, कभी क्रिश्चियन हो, कभी सुन्नी, कभी शिया है। ये तो अल्टीमेटम गोल ऑफ अमेरिकन और द वेस्ट, उसकी सुन्नी शिया शुरू करना। तुर्की में सपोर्ट कर रहा है, उन्हें मक्खन डाल दिया क्योंकि उनकी रशिया में की तरफ नहीं जाना पड़ेगा। ईरान में एंटी ईरानियन पॉलिसी किसी को भी ले जाओगे टीवी में, अगर मैं अभी तक CNN का BBC किसी जगह में मैं तो गाली दे देंगे तो सब लोग को सामने देते हैं, ये तो ईरान का गाली देते, एकदम लाइव कवरेज कर रहा है क्योंकि पॉलिसी भी है। आप देख लो, प्रोपेगेंडा मशीन शुरू हो गया। आप हाथ में सोल बेनिफिशियरी ऑफ द वॉर कौन है? आर्म इंडस्ट्री है। किसी के भी वहाँ पर ये हमारे देश में कोई सारे लोग नुकसान हो गया। देख लो, 80% ऑफ द अमेरिकन वेपन है तो IS और अलकायदा के हाथ में सीरिया के ऊपर है, और 20% यूरोपियन और वेस्टर्न में, और सारी पैसे सऊदी अरेबिया, कतर जमा कर रहे देने के लिए। और तुर्की में वहाँ पर उन्होंने अर्दोगान खुद तेल करा दिया था काफ़ी, $10 मिलियन में हर हफ्ते में उनके बच्चा बिलाल में सीरियन IS के तेल में खरीदने के लिए। आप ये अगर ये कहना नहीं जाना चाहते हैं, आई विल बी मिसगाइडिंग योर व्यूअर्स। इसलिए देखना पड़ेगा, ये सीरियन प्रेसिडेंट के ऊपर का कुछ भी नहीं है। प्रेसिडेंट आते जाते
देश के किसी के भी है, प्रेसिडेंट में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। द टाइम हैज कम टू चेंज द रिजीम चेंज इन ऑल द अरब वर्ल्ड। ये तो अभी तक आपके हाथ में, ये तो आप कह रहे ट्रंप में आ गया, ट्रंप के बिलियर्डियर, ये पैसा नहीं आ गया था उनके पास में, ये तो अलाउद्दीन का वो फानूस आ गया था, वो हाथ लगाया था, पैसा आ गया। ये काफी वाले, वो मजदूर वाले के लोगों के पैसा भी है। अभी सऊदी अरेबिया के लिए कह रहे डबल द रेवेन्यू फॉर मी, आई विल प्रोटेक्ट यू, डबल द रेवेन्यू फॉर कतर, वी विल प्रोटेक्ट यू। ये किस चीज के लिए? ये सब पैसा वाले के। आप कल कैसीनो में जा रहे हो, उनके कैसीनो में, होटल में, तो आप पैसा दिलवा दो तो आपका बहुत खुद दोस्त बन जाते। दिस इज नॉट अ पॉलिसी। ठीक है, जब तक आपसे फायदा है तब तक आप दोस्त हैं। बिल्कुल। और मेरा मसीहा तो हथियार बेचता है और कहता है अमन फैला के रखो। जो हथियार बेचता है वो अमन की बात कैसे कर सकता है? ज़रा सोचिए, हथियारों से कैसे अमन आती है और कहाँ पर अमन आती है। फिर भी दुनिया समझ रही है जिसे जो समझना है। हमने भी यहाँ पर बहुत से सवाल जवाब किए, हम भी बहुत कुछ समझे और आप भी शायद समझे होंगे थोड़ा बहुत कि इस पूरे खेल में आखिरकार ज़ाती मुफाद जिसे कहते हैं कि पर्सनल फ़ायदा किसका है, वो आपको समझ आ जाएगा हल्के हल्के। ये चादर एक ना एक दिन तो हटेगी और खुलकर सब कुछ सामने आएगा कि खेल क्या चल रहा था, खेल कौन रहा था, पिस कौन रहा था, रो कौन रहा था, पिट कौन रहा था। आलमी मंजर स्पेशल में इस हफ्ते के लिए इतना ही। दीजिए इजाज़त। आदाब।